नमस्कार। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे है, तो इस उपलक्ष्य में मैं सीओपीडी के बारे में कुछ जानकारी आप सारे लोगों से साझा करेंगे। सीओपीडी सी का मतलब होता है क्रोनिक, जो कोई भी बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है, जल्दी ठीक नहीं होती है, वो उसके लिए क्रोनिक वर्ड यूज होता है। तो क्रोनिक, फिर ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ये बीमारी सांस की नली में अवरोधन पैदा करती है। और पी फॉर पल्मोनरी, मतलब फेफड़े की बीमारी है। और डिजीज आपको पता ही, अपने देश में सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। पहला हार्ट अटैक है और दूसरा सीओपीडी है। इसको बूढ़े का भी दम्बा बोलते हैं। ओरिजिनली ये 40 के बाद शुरू होता है। सबसे बड़ा मुख्य कारण सीओपीडी होने का है वो धूम्रपान करने का है। कोई भी अगर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या उसके रूप में हुक्का पी रहा है, किसी भी रूप में अगर टोबैको का सेवन कर रहा है तो उसको सीओपीडी होने का रिस्क है। याद रहे, ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पी रहा है और जो बहुत कम पी रहा है, वो कम पीने वाले को कम रिस्क है, उसको भी रिस्क उतना ही है। मतलब सेफ नहीं है कि आप कम पी रहे हैं तो आपको नहीं होगा। आपको कंप्लीट इस चीजों से बचना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका सीओपीडी होने का। आपको पता है कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया जितनी सिटी है, सबकी एयर क्वालिटी बहुत खराब है। सबका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, 300, 400, और इस ठंड के मौसम में तो और बढ़ता है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको ठंड के मौसम में स्पेशली धूप हो जाए तब बाहर निकले। अभी भी गांव में लोग लकड़ी का, कोयले पे और गोईठा जो होता है गांव में, उस पर खाना बनाते हैं। और जो जहाँ बनाते हैं उनका किचन एरिया बहुत वेंटिलेटेड नहीं होता है, और उसको धुआं उनका अंदर जाता है और फिर सीओपीडी होने का रिस्क रहता है। मैं गांव में देखा, गांव में जाने के बाद लोग ना वहाँ पे आग भी जलाते हैं और फिर उसके सामने बैठते हैं और फिर उसके सारे गैस, सारी टॉक्सिक चीजें उसको लेते हैं, तो उससे भी आपको सीओपीडी होने का रिस्क है। तो उस चीजों से बचना चाहिए। और एक चीज, बच्चे क्या खा रहे हैं, उनको न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट देना है। अगर वो बाहर की चीजें खाते रहेंगे तो उनका फेफड़ा का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है, और आगे चल के उनको और बीमारी, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ये जो घातक बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। उस समय बार बार उनको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी जुकाम, बार बार एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, बार बार निमोनिया हो रहा है, तो उनका तब भी उनका एक तरह से डेवलपमेंट कम हो जाता है फेफड़ा का, और फिर सीओपीडी होने का रिस्क हो जाता है। किसी का जन्म अगर टाइम से पहले हो गया है, किसी का वेट जन्म पे कम है, अगर 2.5 kg से कम है, लो बर्थ वेट बोलते हैं, 2 kg का बच्चा है, उसको भी आगे चल के बीमारियां ये सब होने का रिस्क रहता है। तो उन लोगों को तो और ध्यान देना है आपको ये खाने पीने पे, कि उनको ये ग्रोथ कैचअप करें और फेफड़ा का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर लेडीज बहुत अच्छी अपनी हैबिट या खाने का बैलेंस चीजें नहीं रखती हैं, तब भी आगे चल के उनको सीओपीडी बच्चे को होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा और भी कारण है कि अपने टीबी की बीमारी बहुत है, और टीबी ठीक होने के बाद भी ये दम्मा की बीमारी और सीओपीडी होने का कारण बन सकता है। तो आप टीबी की दवाई खाते हैं तो रेगुलर रूप में खाएं, दवाई छोड़े नहीं, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, जिससे कि इसका रिस्क होने का चांस कम हो जाए। अब आते हैं कि सीओपीडी का किस तरह हम पहचान करें। तो पहली बात है, आपको याद रखिए, 40 के बाद सांस का फूल रहा है किसी को, तो आपको सीओपीडी सोचना चाहिए और सीओपीडी की जांच करानी चाहिए। इसमें सिंपल सा एक टेस्ट, स्पायरोमेट्री बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें मरीज को पूरा अंदर सांस लेके और छोड़ना होता है। इससे ये पता चलता है कि सांस की नली में रुकावट तो नहीं है, और इससे आपको स्पायरोमेट्री से आपकी सीओपीडी की डायग्नोसिस पता चल जाएगी। सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट होता है कि आपको जो भी बैड हैबिट है, अगर आपने धूम्रपान कर रहे हैं, आप एक भी सिगरेट पी रहे हैं, एक भी बीड़ी पी रहे हैं, या धुआं वहां से कोई भी एक्सपोजर ले रहे हैं, इस चीज को अवॉइड कीजिए। और दूसरे ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर मेडिसिन की बात पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इनहेलर, और उसमें कुछ ब्रोंकोडायलेटर जो सांस की नली को चौड़ा करती है, वो दवा देते हैं इनहेलर के रूप में। और डॉक्टर जिस डोज में प्रिस्क्राइब कर रहा है, सुबह शाम जितनी डोज में, 1 पफ 2 पफ, उस डोज में लीजिए। अपने से कभी भी दवा को बंद मत कीजिए। बहुत सारी नई दवाई भी आ गई है सीओपीडी के लिए, तो वो चीज़ें आप डॉक्टर से, जब भी आपको तकलीफ तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और उस नई दवाई का भी फायदा उठा सकते हैं कि हम पे इतना चीज़ें हैं तो ये दवा उनको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। बस याद रहे, जिस तरह डायबिटीज है, जिस तरह ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे कि आप जिंदगी नॉर्मल जी रहे हैं, वैसा आप कर सकते हैं। दवा लेने के बाद नॉर्मल लाइफ जिएंगे, दवाई लेने के बाद, लेकिन कंप्लीट खत्म नहीं हो सकता है कि आपको हमको जड़ से खत्म कर दीजिए और फिर हमको जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसी बीमारी ये नहीं है, आपको लंबे समय तक दवाई लेना पड़ता है। इसमें आपको वैक्सीनेशन, स्पेशली क्योंकि बुजुर्ग में होता है, तो वैक्सीनेशन आपको लेना है। 5 वैक्सीन नॉर्मली बताए जाते हैं आपको। सिंपल मैं एक वैक्सीन बताऊँ, निमोनिया की वैक्सीन, कुछ इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, पर्टूसिस, और भी वैक्सीन है जो आपको डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि लेना है, तो वो आपको रेगुलर रूप में लेना है। और आप ये मैसेज लोगों को पहुंचाएं, जिस तरह की जागरूकता बढ़े, और हमारे देश में जो ऑलमोस्ट 1/4 डेथ विश्व का हमारे यहाँ हो रहा है, उसको किस तरह से कम किया जा सके। और जितना अर्ली स्टेज में अगर इसकी पहचान कर ले
तो हम इससे जो मॉर्टिलिटी है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, इससे हम इसको कम किया जा सके। सो थैंक यू सो मच।